रहीम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो दो फैक्टर थे, दो डिजीज़ थे, वो कौन से दो डिजीज़ थे। एक था अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और दूसरा था डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल और हाइपरटेंशन में ज़्यादा प्रेशर, वो जीएफआर को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। अब हम एक और फैक्टर पढ़ते हैं जो एक असल में क्या करता है, जो केएफ को मेंटेन करता है, यानी केएफ को कम ज़्यादा कर सकता है, वो होता है मेसेंजियल सेल्स। अब मेसेंजियल को समझने से पहले हम एक छोटी सी गंदी सी डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में देखिएगा जो गंदा सा मुझे बनाया है, यह है बाल ऑफ कैपिलरीज, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस की आउटर सरफेस पे स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स, और स्पेसिफिकली हम इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। नॉर्मली अगर ये मेसेंजियल सेल्स रिलैक्स स्टेट में हो तो कुछ इस तरह से पड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर ये मेसेंजियल सेल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में एक दूसरे के करीब आ जाती है, जिसकी वजह से नेट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब नेट सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, जो केएफ कम तो फिर जीएफआर भी कम। यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो वो सरफेस एरिया को कम करके, केएफ को कम करके जीएफआर को कम कर रहा है। कोई भी फैक्टर जो इनका रिलैक्सेशन कराता है तो वो सरफेस एरिया को बढ़ा के, केएफ को बढ़ा के, जीएफआर को बढ़ा रहा है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, उनकी रिलैक्सेशन कराते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो उनकी रिलैक्सेशन कराते हैं, यानी जीएफआर को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स, उसकी वजह से क्या होगा, केएफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो चार फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जो पहला फैक्टर है वो है एएनपी। पहला फैक्टर एएनपी, इनके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते होता क्या है। दूसरा होगा डोपामीन, तीसरा होगा PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और चौथा होगा साइक्लिक AMP। अब जो ANP क्या है, ANP है एट्रियल नाइट्रायूरेटिक पेप्टाइड। ये वो पेप्टाइड है जो एट्रियल सेल से प्रोड्यूस होता है। जब प्रोड्यूस होता है जब एट्रियल सेल्स के ऊपर, यानी जो एट्रियम होते हैं इनके ऊपर स्ट्रेच ज़्यादा होगा। कब स्ट्रेच ज़्यादा होगा, जब प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब प्लाज्मा वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा, जब हार्ट अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा। जब हार्ट अपनी कॉन्ट्रैक्शन सही तरह नहीं कर पा रहा, तब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से वो वॉल्यूम जो हार्ट के अंदर रह गया तो उसको बाहर पंप हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हार्ट के अंदर एक्यूमुलेट होता गया। तो हार्ट के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। एट्रियल के पास स्ट्रेच ज़्यादा हुआ, स्ट्रेच ज़्यादा हुआ तो फिर एएनपी की क्या हुई, एएनपी की ज़्यादा रिलीज हुआ। एएनपी ने क्या करा दिया, मेसेंजियल सेल्स को रिलैक्स करवा दिया। जब इनकी रिलैक्सेशन होगी तो फिर केएफ वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। केएफ वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम था वो ज़्यादा हमारी बॉडी से रिमूव हो गया। तो ये एएनपी का मैकेनिज्म समझ आ गया हमें। डोपामीन भी इसी तरीके से काम करता है। डोपामीन प्रोड्यूस होता है एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होता है। ये कैटेकोलामीन है। तो इसका फंक्शन भी ये होता है कि केएफ को बढ़ा के ज़्यादा फ्लूइड को क्या कराना, फिल्टर कराना, ज़्यादा एक्सक्रीशन कराना, ताकि ईसीएफ वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो सके। अगला है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होते हैं ये लोकलाइज फैक्टर होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इसको हम बोल सकते हैं गुड प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि एक और प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा उसका नाम होगा प्रोस्टाग्लैंडिन F2। उसको हम बैड प्रोस्टाग्लैंडिन भी कह सकते हैं। जिस तरह एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो LDL होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होता है, इसी तरह ये गुड प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बैड प्रोस्टाग्लैंडिन है। वाइट इसका गुड क्योंकि ये केएफ को बढ़ा के जीएफआर को बढ़ा रहा है, यानी किडनी के फंक्शन को मेंटेन कर रहा है। अगला होता है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी एक सेकंड मैसेंजर है, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स या कोई भी हार्मोन्स जो साइक्लिक एएमपी को प्रोड्यूस करते हैं, इसके लेवल को बढ़ाते हैं। वो भी केएफ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वो हार्मोन्स में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स साइक्लिक एएमपी को बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया रिलैक्सेशन वाला। अब है कॉन्ट्रैक्शन वाला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। जो फैक्टर मेसेंजियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो वो फाइनली केएफ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे हैं। पहला होगा एंडोथेलिन, दूसरा होगा एंजियोटेंसिन 2, तीसरा होगा वेसोप्रेसिन। इनकी डिटेल में नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है। चौथा होगा नोरेपिनेफ्रिन, पांचवा होगा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, छठा होगा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सातवां होगा थ्रोम्बोक्सिन A2, आठवां होगा प्रोस्टाग्लैंडिन F2, नाइन्थ होगा ल्यूकोट्राइन। मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि मेरे पास सफ़ेद ख़त्म हो गया है मेरे पास, तो मुझे कंजूसी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। ल्यूकोट्राइन D4, और जो 10वां होगा वो होगा हिस्टामीन।
हिस्टामिन। वन बाय वन इनका सिर्फ ब्रीफ सा कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इनका नॉर्मली क्या फंक्शन होगा। एंडोथेलिन, एंडोथेलिन नाम से कि कहाँ से प्रोड्यूस होगा, एंडोथीलियम से, लेकिन हेल्थी एंडोथीलियम से प्रोड्यूस नहीं होगा, ये उस एंडोथीलियम से प्रोड्यूस होगा जो डैमेज हो चुकी होगी। तो डैमेज एंडोथीलियम होगा, वो कोशिश करेगा कि मैं पहले इतना डैमेज हो चुकी हूँ कि मजीद केएफ को क्या कर देगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। तो एंडोथेलियम प्रोड्यूस होगा डैमेज एंडोथीलियम से। दूसरा एंजियोटेंसिन 2, ये एक पूरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसके नतीजे में पहले ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, फिर रेनिन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है रेनिन, बताना, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। फिर वो रेनिन एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जाता होता है कैपिलरीज के पास, जाता होता है किसकी, लंग्स की, वहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो इसको आगे एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कराता है। फिर फाइनली एंजियोटेंसिन फिर 2 एंजियोटेंसिन 2 अपना फंक्शन करता होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और इसका स्पेसिफिक रोल होगा, वो होगा इफ्रेंट आर्टिकल पे भी होगा, लेकिन इसका रोल होगा किसके ऊपर, मेसेंजियल सेल्स के ऊपर, तो वो हम देख लेंगे। तीसरा होगा एडीएच। एडीएच प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसका फंक्शन भी क्या होता है कि नॉर्मली इसका फंक्शन होता है कि वाटर की कंजर्वेशन कराना। तो वाटर की कंजर्वेशन, एक तो ये इसकी फिल्ट्रेशन ही होने देगा, दूसरा अगर फिल्टर हो भी गया तो ये लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और दूसरा कोर्टिकल कलेक्शन ट्यूब्यूल, वहाँ पर एक्वापोरिन्स 2 इनकी इंसर्शन कराएगा, जिसकी वजह से नेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और वाटर की एक्सक्रीशन कम होगी। नॉरएपिनेफ्रिन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चाहिए कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब एक्टिव हुई, जब ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कब कम हुआ, तो फाइनली तो नॉरएपिनेफ्रिन अपना काम करा देगी। बाकी हम इसको डिटेल में देख लेंगे। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ये नॉर्मली इन्फ्लेमेशन को शो कर रहे हैं। ये वाले ऑलमोस्ट ये जो 6 फैक्टर है ना, इन्फ्लेमेशन को शो कर रहे हैं। और इन्फ्लेमेशन में भी यही होता है कि जो इन्फ्लेमेशन का एक मेन साइन होता है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन का एक मेन साइन होता है स्वेलिंग। तो ये जो 4 फैक्टर, ये 6 फैक्टर, कोशिश ये करते हैं कि हम मेसेंजियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करा दें। जब मेसेंजियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर केएफ वैल्यू कम होगी, केएफ वैल्यू कम होगी तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी, और फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो वो वाला वाटर जिसको रिमूव हो जाना चाहिए था, वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट जमा होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन का एक मेजर साइन, जिसको हम स्वेलिंग बोलते हैं या फिर एडीमा बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू कि हम सरफेस एरिया को किस तरह कंट्रोल करके केएफ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम किया हमने, मेसेंजियल सेल्स की मदद से हमने काम किया। तो ये तो हो गया मेसेंजियल सेल्स का रोल। अब आगे जो कुछ फैक्टर रह गए हैं, तो ये तो केएफ का हो गया। बाकी केएफ के बारे में कहा जाता है कि जो कीटी की जो केएफ आपको बताया था कितनी होती है, कीटी की केएफ होती है ऑलमोस्ट बताया था कि 12.5 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, इतनी होती है केएफ वैल्यू। और नॉर्मली जो केएफ वैल्यू अगर मैं 100 ग्राम के देखूँ, 100 ग्राम टिश्यू के देखूँ, तो मुझे मिलती है 4.2। और ये जो वैल्यू होती है नॉर्मल टिश्यू कैपिलरी से 100 गुना ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ये ज़्यादा फिल्टर कर सकती है, यानी इनका जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है यानी फिल्ट्रेबिलिटी है वो क्या रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरी कैपिलरी की निस्बत। तो ये था बेसिक ओवरव्यू कह सकते हो, या फिर जीएफआर के बारे में आप चंद बातें कह सकते हो। बाकी हम देख रहे थे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम क्या पढ़ना है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।